नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हम जो विशेषज्ञ हैं रोजमर्रा की जिंदगी की वो समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस से जुड़े कानूनी जानकारी देंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानून की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो परेशान हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल होता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमा, हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमा किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति, समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई भी विवाद होता है तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने की सिविल प्रक्रिया संहिता और ये प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। यदि हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। सिविल केस से जुड़ी तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुंजन कुमार जी हैं। गुंजन जी आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मामले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा। हमारा फोन नंबर है 01206127937937 012061279338। ये हमारा फोन नंबर है। अगर आप कॉल करके कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कार्यक्रम में जरूर जुड़ सकते हैं। तो सिविल केस से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम सवाल जवाब करेंगे और इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। चलिए, तो हमारे साथ गुंजन जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका गुंजन जी आज के हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे सिविल केस के बारे में जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, आखिरकार क्या इसकी परिभाषा है। नमस्कार पूजा जी। जी, सिविल केस उसे कहते हैं जहाँ पे हम अपने आपसी विवाद का निपटारा करते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं। देखिए, दो तरह की चीज होती है। क्रिमिनल कोर्ट जो होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक ऐसा विवाद है जो समाज का असर छोड़ता है, इसलिए वहाँ पे जो पार्टीज होती हैं उसमें एक तरफ सरकार होती है और उसके खिलाफ जो भी अक्यूज होते हैं वो होते हैं। सिविल केस वो केस है जहाँ पे हमारे जो अधिकार है, हमारे अपने अधिकार हैं, जो आपसी विवाद है उनका निपटारा होता है, उसको सिविल केस में किया जाता है। ये विवाद ऐसे हो सकते हैं जैसे आपको किसी से पैसे की रिकवरी करनी हो, या आपके पार्टीशन का मैटर हो जाए, या आपका कोई किसी के साथ कोई इंजंक्शन का केस फाइल करना हो, जहाँ पे एक आपसी विवाद है, जहाँ पे समाज को उससे कोई मतलब नहीं है। वो विवाद दो लोगों के बीच का विवाद है और ऐसे विवाद के निपटारे के लिए जो वाद प्रस्तुत किया जाता है उसे सिविल केस या दीवानी मुकदमा कहते हैं। ठीक है। तो ये तो थी कि क्या इसकी परिभाषा है। अगर हम सिविल केस फाइल कैसे कर सकते हैं और कौन इसको फाइल कर सकता है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि देखिए, केस फाइल करना हम लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या वो ये आती है कि वो जो केस है वो कैसे और कौन फाइल कर सकता है। जी, देखिए, केस फाइल जैसे मैंने कहा कि सिविल केस है और यहाँ पे दो लोगों के आपसी विवाद है और विवाद में जो भी पार्टी है जिसका भी लगता है कि उसके किसी अधिकार का हनन हुआ है और दूसरी पार्टी ने उसके किसी अधिकार का हनन किया है या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो उसने उसको पैसे नहीं दिए या उसके कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति नहीं करी, जो भी उनके आपस में उनकी समझ थी, जिससे भी ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, वो अपने उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट के पास जा सकता है। और वो उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, मतलब वादी कहते हैं, जो वहां जाता है और केस फाइल कर सकता है। तो हर वो व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है वो अपने उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए कोर्ट जाता है। हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वो ही जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। तो अर्थात इसका ये हुआ कि ए के अधिकार के हनन के लिए बी कोर्ट नहीं जा सकता, ए को ही जाना होगा। जाएगा वही जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है। अब जब बात सिविल केस की हम कर रहे हैं तो किन के विरुद्ध फाइल हो सकता है, मतलब कौन कौन के अगेंस्ट हम इसको फाइल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो कोर्ट में जाता है, जिसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। जी। उसी तरह जिसके विरुद्ध हम आरोप लगा रहे हैं
जिसके विरुद्ध हमारा ये कहना है कि इस व्यक्ति ने मेरे अधिकार का हनन किया है, उसके विरुद्ध हम केस फाइल कर सकते हैं। और हर वो व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हो उसके विरुद्ध हम केस फाइल, जैसे कि मान लिया हमने कंपनी से पैसे वापस लेने हैं तो कंपनी हमारी पार्टी बन जाएगी जिसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, लेकिन उसके डायरेक्टर्स ऐसे पार्टी नहीं बन जाएंगे कि बस ये आपने कंपनी को पार्टी बनाया तो डायरेक्टर भी पार्टी बन गए, क्योंकि कंपनी की अपनी एक एंटिटी होती है, उसको एक लीगल एंटिटी हम मानते हैं, उसको एक व्यक्ति से अलग उसकी पहचान होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो पार्टनरशिप है तो उस केस में जो पार्टनरशिप है उसकी चूंकि अलग एक पहचान नहीं होती व्यक्ति से अलग, तो वो पार्टनरशिप फर्म भी पार्टी बनेगी और उसके जितने पार्टनर्स हैं वो भी पार्टी बनेंगे। तो अधिकारों का हनन जिसने किया उनके विरुद्ध हम केस फाइल कर सकते हैं, हर किसी के विरुद्ध केस नहीं फाइल कर सकते। गुंजन कुमार जी, सिविल केस फाइल आखिर कहाँ होते हैं, कहाँ पर जो है फाइल किया जाए इसको? देखिए, सिविल केस जो फाइल किया जाता है वो सिविल कोर्ट में होता है और उसमें जो सीपीसी है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं, वो ये कहता है कि जो सबसे लोएस्ट जुरिसडिक्शन का कोर्ट है वहाँ केस फाइल होगा। तो केस फाइल करने के लिए दो चीजों का देखना पड़ता है। एक हम कहते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की, वो उस जज के पास वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है यानी, और जो हमारे 4 प्रेसिडेंसी टाउन है वहाँ पे हम पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन भी देखते हैं, यानी पैसों की भी उसका अधिकार देखा जाता है, अधिकार क्षेत्र होता है। तो हर वो जज जिसके अधिकार क्षेत्र में वो केस पड़ता है उसके सबसे लोएस्ट यानी सिविल जज के पास केस फाइल होता है। तो केस फाइल करने की जो स्थिति बनती है उसके अंदर एक चीज देखा जाता है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी है, जहाँ पे भी प्रॉपर्टी यानी कि जैसे अगर किसी हम प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त के लेके दिक्कत हुई और हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर रहे हैं, तो जिस स्थान पे प्रॉपर्टी है वहाँ के जज के पास इससे अधिकार बनता है जी। या जैसे हमें किसी बैंक की अटैचमेंट करनी है, अकाउंट की अटैचमेंट करनी है, तो जिस स्थान पे वो, जिस जगह वो ब्रांच है, जिस ब्रांच से हम उस बैंक के अकाउंट अटैच करना चाहते हैं वहाँ पे उस केस का केस फाइल होता है। इसके अलावा एक जगह होता है जिसे हम कहते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, यानी जहाँ पे जिसके विरुद्ध हम अपना केस फाइल कर रहे हैं वो जिस जज के अधिकार क्षेत्र में रहता है वहाँ हम केस फाइल कर सकते हैं। ये दूसरी स्थिति बनती है। अगर मान लिया हमें केस फाइल करना है जहाँ एक से अधिक डिफेंडेंट हैं, तो उनमें से किसी एक के भी विरुद्ध जहाँ भी वो रहते, जैसे 3 शहर में है तो किसी भी एक शहर में जाके हम केस फाइल कर सकते हैं। ये स्थिति बनती है केस फाइल का जो पूरी प्रोसेस और एक तीसरी स्थिति भी बनती है, ये इम्पोर्टेंट है जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो वो होता है जिसे हम कहते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन, कि इन दो के अलावा जहाँ पे प्रॉपर्टी है एक तो वो बन गया, या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वो बन गया, इसके अलावा होता है कॉज ऑफ एक्शन की अगर आपको लगता है जैसे प्लेटिस कि एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें 3-4 जगहों पे उसकी कुछ घटना हुई, जैसे कहीं पैसे, किसी शहर में पैसे गए, किसी शहर पे से सामान गया और किसी शहर पे डिलीवर हुआ, तो हर उन शहर में जहाँ पे छोटा छोटा काम हुआ है उस एक ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में वहाँ पे आपका केस फाइल हो सकता है। जैसे जहाँ से माल की डिलीवरी हुई वहाँ केस फाइल हो सकता है, जहाँ गया वहाँ फाइल हो सकता है, जहाँ पैसे मिले वहाँ फाइल हो सकता है। तो ये बेसिक सा ये हमारा। चलिए बिल्कुल, लीगल हेल्पलाइन में आज हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं गुंजन जी, जिनसे हम जान रहे हैं कि कैसे जो है कोर्ट की पूरी फीस रहती है और कोर्ट की प्रक्रिया क्या है आखिरकार सिविल को लेकर, ये हम जानकारी उनसे प्राप्त कर रहे हैं। अब कोर्ट की फी की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? पूजा जी, कोर्ट फीस ये वो फीस है जो सरकार को दिया जाता है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, और उसका कैलकुलेशन हर राज्य के लिए एक अलग कोर्ट फी एक्ट के हिसाब से उसका शेड्यूल बना रखा है, जहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होती है जो कि उसके अमाउंट से, जो जितना पैसा आप क्लेम कर रहे हैं या जितने प्रॉपर्टी, जैसे हम किसी प्रॉपर्टी को लेके केस कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से कोर्ट फीस डिसाइड होती है जी। तो जैसे अगर आपने मान लो 1 लाख रुपए का केस है तो आप समझ लो 1000 रुपए के आसपास कोर्ट फीस बैठेगी। ये एक बड़ा मोटा से एक मैंने हिसाब बनाया, लेकिन ये हर राज्य के लिए अलग होता है। कुछ राज्यों में अधिकतम कोर्ट फीस का भी प्रावधान है कि आप एक, जैसे महाराष्ट्र में 3 लाख, मुंबई में 3 लाख से ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगती, जो मैक्सिमम अमाउंट है, उसके ऊपर चाहे जितने का भी केस हो। तो हर राज्य में कोर्ट फीस का प्रावधान अलग अलग है। तो जहाँ भी आप केस फाइल कर रहे होते हैं वहाँ के उस राज्य के कोर्ट फी के प्रावधान को हमें देखना पड़ता है, और ये पैसा जमा होता है ट्रेजरी के साथ और ये सरकार को पैसा जाता है, जो एक तरह से आप समझ लें, अगर मैं मोटी भाषा में कहूँ तो ये एक तरह का सर्विस चार्ज है जो हम सरकार को देते हैं केसेस तो कोर्ट प्रीमाइसेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब सिविल केस की अगर हम स्टेज की बात करें तो गुंजन जी, कितने प्रकार के जिसके स्टेज होते हैं वो कितने होते हैं? देखिए, मुख्यतः जो सिविल केस फाइल होता है ना वो 3 भागों में बांटा जा सकता है।
पहला भाग प्लीडिंग का है, दूसरा भाग गवाही का है, एविडेंस का है, तीसरा भाग जो है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट और जजमेंट पास हो जाते हैं। तो जो पहला भाग है वो है प्लीडिंग का। प्लीडिंग के दो भाग होते हैं। प्लीडिंग मतलब जो हम अपना वाद प्रस्तुत करते हैं। तो क्योंकि सिविल केस को जो केस हमारा होता है वो हर चीज लिखित होता है, कोर्ट में हमारी प्रक्रिया लिखित चलती है। तो एक जो प्लेंटिफ होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो अपना जो प्रस्तुत करता है वाद कहते हैं, प्लेंट कहते हैं, जिसमें उसे अपनी सारी बात लिखनी होती है, हर चीज को बताना पड़ता है, जिन विषयों पे वो अपना डिपेंडेंस डाल रहा है वो सारी फैक्ट्स लिखने होते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट वो रिलाई कर रहा होता है वो सारा कुछ उसके साथ लगा कर ही इसको फाइल करना होता है। उसके बाद उसको जवाब देने का जो एक मौका मिलता है डिफेंडेंट को, जिसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, जो कानूनी रूप से उसे जवाब देना होता है और 90 दिन तक उसको एक्सटेंशन मिल सकता है जी। उसके जवाब के साथ भी उसे अपनी सारी बात कहनी होती है, जो डिनाइल जिससे वो मना कर रहा है कि वो गलत है, हर चीज को वो स्पेसिफिकली मना करता है। मना करने के बाद उससे जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं अपने पक्ष में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाता है और उसे फाइल कर देता है। ये हमारा प्लीडिंग का एक प्रक्रिया है जो कंप्लीट हो जाता है। इस प्लीडिंग के बाद हमारी गवाही केस पे जाती है। तो प्लीडिंग और गवाही के बीच में एक चीज होती है, उसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कि दोनों जो प्लेंट है और जो डिफेंड जो हमारा WS है यानी वाद और प्रतिवाद है, दोनों को सुनने के बाद जो चीज निकल के आती है कि इससे क्या विवाद निकल के आए, क्या मुद्दे निकल के आए, इश्यूज क्या निकल के आए, वो मुद्दों को निर्धारित करती है कोर्ट की भाई इस पर्टिकुलर इस केस के अंदर मेरे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की कहने से ये इश्यूज निकल के आए। वो इश्यूज फ्रेम होते हैं और इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस की तारीख पड़ जाती है, गवाहियों की तारीख पड़ जाती है। 2002-3 के अमेंडमेंट के बाद से अब हम जो गवाही होती है वो दो तरह की होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। और ये प्रक्रिया दोनों के लिए लगती है, यानी प्लेंटिफ के लिए भी लगती है और डिफेंडेंट के लिए भी लगती है। और अमूमन प्लेंटिफ को अपनी गवाही की शुरुआत करनी होती है। तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो 2002 के बाद से कोर्ट ने ये प्रावधान, इसमें एक प्रावधान आ गया कि अब आप उसे एफिडेविट से फाइल कर सकते हैं। तो हम एक एफिडेविट ऑफ एविडेंस फाइल करते हैं और उस एविडेंस के एफिडेविट के बेसिस पे हमारे गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जब प्लेंटिफ अपने सारे गवाहों का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करा लेता है तो डिफेंडेंट के गवाहों का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की स्थिति बनती है। उन दोनों की गवाहियों का जब अंत हो जाता है तो मामला वापस से कोर्ट के पास जाता है, जब कोर्ट तारीख फिक्स करती है गवाही के बाद बहस के लिए, जहाँ पे के वकील या जो भी हैं उनके जो भी इसका कर रहे हैं वो आते हैं और सारी गवाही और सारे फैक्ट्स को लेकर के अपना पक्ष जज साहब के सामने रखते हैं और इन दोनों को सुनने के बाद जजमेंट पास हो जाता है, जिसके बेसिस पे डिक्री ड्रॉ होती है। तो वैसे ये 3 अलग अलग इनके स्टेजेस हैं जिसमें ये डिफाइन होता है। तो पहले प्लीडिंग, फिर गवाही और फिर आर्ग्यूमेंट्स एंड जजमेंट, ये 3 स्टेज होते हैं कोर्ट। ठीक है गुंजन जी, अगला जो जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे वो गवाही को लेकर ही कि सिविल केस में गवाही कब और कैसे होती है और केस कब तक फाइल किया जा सकता है इसमें? मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत पहले जो है केस हो गया है और उसको फाइल करने में देरी हो जाए किसी को भी? जी देखिए, केस फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड है। अमूमन आप ये मान के चलें कि जो सिविल केस के मैक्सिमम जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे 3 साल का नियम होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन एक चीज होती है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि मुझे मेरी एक ऐसी घटना जिससे मुझे पता चला कि भाई मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे अब इसके विरुद्ध केस फाइल करना है। तो जैसे मान लिया कि मुझे पैसे लेने हैं किसी से, तो अगर आपने जिस दिन बिल रेज किया उस दिन आपसे पैसे लेने का जो अधिकार है वो उत्पन्न हो जाता है, तो आप उसे कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। मान लिया आपने 10 लाख का बिल रेज किया, उसने आपको 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो 8 लाख बच गए। तो जिस दिन 2 लाख की पेमेंट आ गई तो अब आज आपकी तारीख में 8 लाख रुपए बच गए, तो वो एक अलग कॉज ऑफ एक्शन रीजन होता है। तो लास्ट डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल से अंदर आप केस को फाइल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, वो लिमिटेशन का पीरियड है। तो लिमिटेशन 3 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। और कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है हर वो दिन जिस दिन आपका अधिकार उत्पन्न हुआ, आपको वो कारण निकल के आया कि अब ये केस मुझे फाइल करना पड़ेगा अपने अधिकारों को बचाने के लिए। जैसा मैंने उदाहरण में बताया कि अगर पैसे आ गए बीच में तो वो कॉज ऑफ एक्शन हो गया, या आपने कोई चिट्ठी लिखी भाई आप पैसे दे दो और उसने लिख दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा भी एक कॉज ऑफ एक्शन है कि भाई आज तक तो मैं मान के चल रहा था मुझे पैसे मिल जाएंगे, बट आज उसने मुझे कह दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो अब मेरा अधिकार हो गया कि अब मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ। मान लिया उसने कहा कि मैं पैसे दूंगा और आप कोर्ट पे चले जाएंगे, तो कोर्ट कहेगी भाई अभी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बना क्योंकि वो मान रहा है देने के लिए। तो वो एक स्थिति बनती है, वो है तो कॉज ऑफ एक्शन की बात होती है, वहां से उसकी गिनती शुरू होती है और 3 साल का उसका वक्त होता है मोस्टली अधिकतर स्थिति में। लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी का मैटर होता है वहाँ 12 साल भी होता है, बट मुख्यतः जो 3 साल है वो नियम बनता है। ये कॉज ऑफ एक्शन का नियम है।
और जहां तक सवाल है गवाही का, वो जैसा मैंने बताया कि गवाही जो होती है उस पूरे केस की प्रक्रिया का बीच का स्तर है और वो उसका आधार स्तंभ है। यानी जो बातें मैंने प्लीडिंग में कही, प्लेंट में कही, WS में कही, उनको साबित करना होता है। उनको मानने के लिए हमें अपनी बात को साबित करना होता है। जो गवाही होता है उसका मुख्य आधार होता है कि हमें अपनी बात को साबित करना है, हमें दूसरे की बात को झुठलाना नहीं होता। तो जो बातें आपने प्लीडिंग में कही उसको सिर्फ आपसे साबित करना होता है। हम कितना साबित कर पाए नहीं कर पाए वो फिर जज साहब देखेंगे, लेकिन हमें दूसरे को झुठलाना नहीं होता। तो ये दो अलग सवाल के जवाब होते हैं। बिल्कुल गुंजन जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और सिविल को लेकर जो भी केस को लेकर पूरी प्रक्रिया थी वो आपने हम तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।